ताई जी ने नौकर को मेरे कमरे में भेजकर मुझे सबके सामने बदनाम कर दिया और मैं डर से थर-थर काँप कर अपनी सफाई दे रही थी। पर ताया ने गुस्से में मेरी शादी उसी नौकर से करवाकर घर से निकाल दिया। मैं नौकर के साथ घर से निकली हुई अपनी किस्मत को रो रही थी कि अब भूख के लाले पड़ जाएंगे। ये मुझे कहाँ से खिलाएगा? ये तो खुद वहाँ नौकर था। पर अचानक वो मुझे एक बहुत बड़े से होटल में लेकर आया। मैं हैरत से पूछने लगी कि एक रात का किराया है तुम्हारे पास क्या? ये होटल बहुत महंगा है। तभी अचानक होटल का मैनेजर और वहाँ की सारे स्टाफ नौकर के सामने इज्जत से झुक गए, क्योंकि जिसको मैं नौकर समझ रही थी वो तो मेरा नाम रीना है। मैं बिल्कुल खामोश होकर किचन में काम कर रही थी। कहने को तो मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, पर उसके बावजूद मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती थी। कुछ लम्हे के बाद अचानक ही मुझे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। मैंने पलटकर देखा तो प्रणव खड़ा हुआ था, हमारा नया नौकर। उसको देखते ही मैं बुरी तरह से घबरा गई और भड़कते हुए बोली, आप दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकते थे? किसकी इजाज़त से आप यहाँ पर खड़े हुए थे? मेरी बात सुनकर वो फौरन से बोला, मैडम साहिबा, मैं यहाँ सिर्फ आपको आपके ताया की बात कहने के लिए आया हूँ। वो बाहर ही अपनी गाड़ी साफ कर रहे हैं। उन्होंने आपको बुलाया है। मेरा इरादा कुछ और नहीं था। आप क्या समझी? उसकी नज़र मेरे चेहरे पर ही थी। मैंने सर को नामे हिलाया और फौरन ही बाहर की तरफ बढ़ गई। जब से ये नौकर हमारे घर पर आया था, मुझे कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता। उसको देखकर कुछ अजीब सा लगता था। न जाने क्यों वो मुझे कोई आम सा नौकर जैसा महसूस नहीं होता था। मैं बाहर आई तो ताया अपनी गाड़ी को साफ कर रहे थे। मुझे देखते ही अपनी जगह से खड़े हो गए। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वो बोले, जल्दी जल्दी ये गाड़ी के टायर साफ करो, और हाँ, फिर तुम्हें गैराज की सफाई भी करनी है। कल रात को मैंने तुम्हें कहा था, सुबह तक तो तुम्हें कर देनी चाहिए थी। कहाँ थी? हाँ तुम? मैं अभी कुछ कहती उससे पहले ही प्रणव मेरे बराबर में खड़ा हो गया। वो बोला, अरे साहब जी, मैडम साहिबा की तबीयत ठीक नहीं थी, सर में दर्द हो रहा था, दवाई खाकर सोई थी। मैं कर देता हूँ ना, कोई मसला नहीं है। ताया ने कहा, पर मैं कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दूंगा। अगर तुम अपनी मर्जी से करना चाह रहे हो तो ये तुम्हारा अपना मसला है, मेरी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जबकि प्रणव फौरन ही कपड़ा संभालते हुए बोला कि आप बेफिक्र रहिए, पूरा गैराज चमका दूंगा और आपकी गाड़ी को भी एकदम नया जैसा कर दूंगा, और आप कहेंगे तो मैं बर्तन भी साफ कर दूंगा। मैडम साहिबा की तबीयत सही नहीं है, उनको आराम करने दीजिए। जबकि ताया मुझे देखते हुए बोले, अब ये बोल रहा है तो तुम जाओ आराम कर लो, ये तुम्हारे बदले के काम कर लेगा। और हाँ, रात की चाय लेकिन तुम मेरे कमरे में दे जाना, तुम्हारे हाथ की चाय पिए बिना मुझे नींद नहीं आती। जबकि मैं सर हिलाते हुए खामोशी से अंदर की तरफ बढ़ गई थी। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने प्रणव की पीठ को गौर से देखा था। वो कोई आम नौकर नहीं था। उसके जिस्म, उसके बात करने का अंदाज, सब कुछ साफ बताता था कि वो कोई और है और नज़र कुछ और आ रहा है। लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं तो उसी में खुश हो गई थी कि अब मुझे आराम करने का थोड़ा सा मौका मिल जाएगा। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुई, सामने मेरी ताई जी खड़ी हुई थी। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, ये जो तुम्हारे और प्रणव के बीच चल रहा है, इसको यहीं ख़त्म कर दो। हम बहुत इज्जतदार लोग हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी उल्टा सीधा चल रहा है, इसको यहीं रोक दो। मेरे पति का सर तुम्हारी वजह से अगर झुक गया तो याद रखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उनकी बातें सुनकर मैं फौरन ही घबरा गई थी और सर झुकाए हुए बोली, नहीं ताई जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मेरे भाइयों के जैसा है। मेरा और उनका कोई भी ताल्लुक नहीं है। मेरी बात सुनकर वो बोली कि बेहतर यही होगा और जाकर बर्तन साफ कर दो, समझी? वो बिल्कुल भी अच्छे बर्तन साफ नहीं करता। जबकि मैं जी बोलकर सीधा किचन में ही आ गई थी। मुझे आज बहुत रोना आया था। ये रोना तो मुझे 5 साल की उम्र से ही मिल गया था, जब से मेरे पापा और मम्मी इस दुनिया से चले गए थे और मेरी जिम्मेदारी ताया के सर पर आ गई थी। कहने को मेरे पापा की 4 दुकानें भी थीं, एक घर था और एक अपनी गाड़ी भी थी जो मेरे ताया ने अपने नाम करवाई थी, और बदले में दुनिया में दिखाने के लिए मुझे अपने घर रख लिया था। बदले में सारे दिन का काम और रात को खाने के नाम पर उन लोगों का बचा हुआ झूठा खाना मिलता था। मैं रोती रोती बर्तन धोने लगी थी। अभी एक ही प्लेट धोई थी जब अचानक से वो नौकर किचन में दाखिल हुआ और मुझे देखते हुए सख्त लहजे में बोला,
जब आपको कह दिया था कि बर्तन मैं साफ कर दूंगा और आप आराम करिए, तो क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आती? जाइए यहाँ से, कर लूंगा मैं। उसकी ये बात सुनकर उसको मैंने हैरत से देखा था। रोना भूलकर मैं उसकी शक्ल को देख रही थी। एक नौकर अपने मालिक से कैसे इस तरह बात कर सकता है? मैं कुछ कहती इससे पहले ही मेरी ताई जी अंदर दाखिल हो गईं और प्रणव को देखते हुए बोली, यही काम कर लेगी? तुम्हें जिन कामों के लिए रखा गया है ना, तो तुम इस पर ध्यान दो। हमारे घर की बेटियों पर ध्यान देने की तुम्हें जरूरत नहीं है। उनसे किस तरह काम करवाना है, ये हमारा मसला है। वो कुछ और कहती उससे पहले ही वो बोला, तो आप अपनी बेटी को कह दीजिए, वो तो सुबह से आराम ही कर रही है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सारा काम घर के यही करती हैं। आपको जरा भी रहम नहीं आता? ऊपर वाले ने आपको भी बेटी दी है, भूलिए मत। ये वक्त आपकी बेटी पर भी आ सकता है कल को, उनके पराए घर जाना है। वो कुछ और कहता उससे पहले ही मेरी ताई आगे बढ़ गई थी और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसी बातें करने की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सब पता है मुझे तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। वो कुछ और कह दे इससे पहले ही मैं आगे बढ़ गई थी और हाथ जोड़कर बोली, प्लीज माफ कर दीजिए, मैं काम कर रही हूँ। आप जाइए बाहर। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये मेरा मसला है, हमारे अपने मामले हैं। मैं आपको उसमें दखल अंदाजी नहीं करने दूंगी। मैं मरूं या जीऊं, ये मेरा और मेरे घर वालों का मसला है। आपको यहाँ काम करने के लिए खुद की सैलरी मिलती है, आप इसी पर ध्यान दीजिए। हमारे घरेलू मामले में दाखिल होने की आपको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। मेरा गुस्सा करने पर वो कुछ लम्हे तक मुझे देखते रहे थे और फिर किचन से चले गए। उनके जाते ही ताई ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर भी मार दिया और मुझे देखते हुए बोली, मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी अगर तुमने आंखें जरा भी इधर उधर डगमगाई तो। समझ आ रही है? उनकी सख्त आवाज पर मैंने खामोशी से सर झुका दिया। वो मुझे बर्तनों की तरफ धकेल कर किचन से चली गई थी। मैंने अपने जलते हुए गाल पर हाथ रखा तो मुझे और ज्यादा तकलीफ हुई थी। काश मैं यहाँ पर नहीं आती। रोती रोती मैं खामोशी से बर्तन धोने में मगन हो गई। वक्त की रफ्तार न कभी रुक सकी है और ना ही कभी रुकेगी। बर्तन वगैरह धोने में तकरीबन 1 घंटे के बाद मैं अपने कमरे में दाखिल हुई। मेरे सामने ही खाना, एक प्लेट चाय और दवाई रखी हुई थी। मैं हैरान हुई कि किचन में तो कोई भी दाखिल ही नहीं हुआ था। चाय किसने बनाई है? नहीं, फिर ये सामान यहाँ पर पहुंचा कैसे? अचानक ही मेरे दिमाग में प्रणव का ख्याल आया था। मुझे अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। ये इंसान ज़रूरत से ज़्यादा ही मुझ में दिलचस्पी दिखा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों करता है। फिलहाल मैं खामोशी से बिस्तर पर बैठ गई। इरादा कुछ देर आराम करने का था, लेकिन मैं कभी भी खाने को बर्बाद नहीं करती। जिन लोगों को खाना आराम से नहीं मिलता हो, वो खाने की कदर करना अच्छे से जानते हैं। मैं खामोशी से उस खाने को अपने हलक में उतारने लगी। खाना खत्म करने के बाद मैंने वो चाय भी पी थी और चुपचाप दवाई लेकर लेट गई। सर दर्द के मारे बिल्कुल फटा जा रहा था, लेकिन मैं जानती ही नहीं थी कि ये सब एक दिन मेरे लिए कोई खुशनुमा सपना साबित होने वाला, बल्कि एक दर्दनाक हकीकत बनने वाला है। अगली सुबह का सूरज बहुत तेजी से रोशन हुआ था। मेरी आंख ताऊ जी की आवाज से खुली थी। मैं एकदम परेशान होकर दुपट्टा संभाले हुए बाहर आई तो वो प्रणव को जमीन पर लिटाकर बुरी तरह से पीट रहे थे। ये देखकर मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था कि ये क्या हो रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगले ही लम्हे ताई आगे बढ़ी और अपने पति को संभालते हुए बोली कि बस करिए, क्या कर सकते हैं? जब घर का ही सिक्का खोटा हो तो किसी पराये पर क्या गुस्सा निकालना। तुम जाओ अपना काम करो। जबकि वो खामोशी से अपना मफलर संभाले वहां से चला गया था। वो गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए दहाड़े, तुम अब नीचे आओ। तुम्हें क्या लगता है तुम ये गुल खिलाती फिरोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? आओ नीचे। उनकी बात सुनकर मैं फौरन से कमरे में बंद हो गई। मुझे पता था अगर मैं उनके सामने गई वो सच में मुझे बहुत बुरी तरह पीटेंगे, इसलिए मैंने खुद को रोक लिया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो लोग क्या बोल रहे थे, किस बात पर गुस्सा किया जा रहा था, मुझे किसी बात का पता नहीं था। कुछ लम्हे के बाद मेरा कमरा जोर जोर से बजने लगा। मैं अपनी सांस तक रोक चुकी थी। अभी मैं कुछ समझती, इस पर ताई जी की आवाज़ सुनाई दे गई कि तुम्हारे ताया तुम्हें जान से मार देगा, इसलिए बेहतर है कि उनसे बात कर लो। दरवाज़ा खोलो, जल्दी। वो साथ खड़े हुए हैं। मैं रोते हुए बोली कि मैंने कुछ भी नहीं किया।
मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं बेकसूर हूँ। आप लोग किस बात पर मुझे मारना चाहते हैं? मैंने रात को बर्तन भी धो दिए थे, बस थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए चाय नहीं बनाई। मैं वादा करती हूँ, अब दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। जबकि ताया की गरजदार आवाज़ मेरे कान के पर्दे से टकराई कि दरवाज़ा खोल दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगर मैंने दरवाज़ा तोड़ दिया तो मेरे हाथों से नहीं बचोगी। उनकी बात सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैं रोते हुए बोली कि मुझे मेरी गलती तो बताइए, क्या हुआ है? आप गुस्से में क्यों हैं? अब दरवाजे को धक्का मारा जा रहा था, यानी वो सच में बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। लेकिन आखिर गलती हुई क्या थी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो दरवाज़ा तोड़ते मैंने उससे पहले ही रोते हुए हैंडल पर हाथ रखा और तड़प कर बोली कि ठहर जाइए, मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ। पर ताया, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो चीख कर बोले, खोलो दरवाज़ा, बताता हूँ कि तुमने क्या किया है। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला वो अंदर दाखिल हो गए थे और मुझे समझने का मौका दिए बिना वो थप्पड़ मेरे गाल पर मार गए थे, जिसकी तपिश से मेरा गाल लाल हो गया। वो मुझे देखते हुए बोले कि तुम क्या समझती हो, मेरी नाक के नीचे मेरे ही घर में ये गुल खिलाओगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि क्या करती फिर रही हो। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही उन्होंने मेरा सर जमीन पर मारा था और एक बार फिर से मेरे बालों को झंझोड़ते हुए बोले, बताओ मुझे, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्यों तुम ये हरकतें करके मेरी इज्जत को तार तार करना चाहती हो? और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगा कहीं पर भी, जो तुम्हें गरीब नौकर के साथ ये इश्क लड़ा रही हो? तुम्हारे कमरे के अंदर से चाय का कप, खाने की प्लेट और दवाई का रैपर कैसे मिला? ये प्रणव तुम्हें देकर गया था ना? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? आखिर बताओ मुझे। उनकी बात सुनते ही मैं रोकर बोली, ताया, मेरे पापा और मम्मी की कसम, मुझे नहीं पता रात को किसने मेरे कमरे में सामान रखा था। मुझे भूख भी लग रही थी और सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, इसीलिए मैंने चाय, खाना और दवाई ले ली। लेकिन मैं नहीं जानती कि वो सब कैसे आया। और प्रणव मेरे लिए भाई जैसा है। आप जिस मर्जी किसी की कसम मुझे खाने को बोल दीजिए, मैं खा लूंगी। लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैं सच कह रही हूँ। ये कहते ही मैं हिचकी से रोने लगी थी। उनका उठता हुआ हाथ अब रुक गया था, जबकि मेरी ताई का मुंह बुरी तरह से बन गया था। मेरे ताया मुझे देखते हुए बोले, एक बात याद रखना रीना, इस घर की इज्जत हो तुम। मेरा भाई मरने से पहले तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे देकर गया है। अगर तुमने मेरी इज्जत पर जरा भी दाग लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और उस नौकर का बंदोबस्त तो मैं आज ही करता हूँ। ये मेरे पास अब नहीं ठहरेगा। इसको मैं घर में रहने की इजाज़त नहीं दूंगा। फिर देखता हूँ कैसे तुम दोनों गुल खिलाओगे। ये कहते ही वो गुस्से से चले गए थे, जबकि पीछे में घुटनों में मुंह दिए हुए बुरी तरह से सिसकने लगी। इंसान हर तरफ से बेबस हो जाता है जब माँ बाप दुनिया में नहीं होते। खासकर आपका बाप अगर मर जाए तो औलाद दरबदर हो जाती है। उनके सर पर कोई छत नहीं रहती। छत मौजूद भी हो तब भी ऐसा ही लगता है कि आप बेसहारा हो। आपके घर का माहौल बिखर जाता है। आप एक ऐसी कश्ती में सवार हो जाते हैं जहां आप हर तरफ से अकेले होते हो। काफी देर तक मैं रोती रही थी। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं नीचे जाकर उन लोगों का सामना कर लूं। न जाने वो लोग किस तरह बर्ताव करेंगे, शायद मुझे मारे। ये सोचकर ही मैं वहीं बैठी रही थी। कुछ देर के बाद ताई की बेटी कमरे में दाखिल हुई और मुझे देखते हुए नफरत भरे लहजे में बोली, मम्मी ने कहा है दोपहर का खाना बनाओ। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो तुम यहाँ बैठकर टेसुए बहाती रहो। इतना भी नहीं मारा मेरे पापा ने तुम्हें, जो तुम्हारे ये मगरमच्छ के आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे। हमारे घर में नहूसत फैलाने की जरूरत नहीं है। उठो, अब आओ नीचे। ये कहकर वो चली गई थी, जबकि मैं खूब रोई थी। मैं सच में आज खुद को बहुत ज्यादा बेबस महसूस कर रही थी। कल तक सिर्फ मुझे इस बात का ताना दिया जाता था कि मैं उनके घर में रहकर मुफ्त की रोटी खाती हूँ, लेकिन अब मुझ पर एक नौकर को लेकर इल्जाम लगाए जा रहे थे। कुछ देर के बाद मैं खामोशी से नीचे आ गई। ताई और ताया लॉन में ही बैठे न जाने क्या बातें कर रहे थे। साथ में उनकी बेटी बैठी हुई थी, जो मोबाइल में ही मगन थी, जबकि प्रणव कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं किचन में दाखिल हुई तो वो एक तरफ खड़ा बर्तन धो रहा था। उसको देखते ही मैंने कड़वाहट से मुंह फेर लिया था, जबकि वो मुझे हेलो बोलकर चला गया। उसके चेहरे पर चोट के निशान मौजूद थे। ताया ने उसको बहुत बुरी तरह से मारा था। मुझे हैरानगी भी हो रही थी, वो अभी तक यहाँ पर क्या कर रहा था।
उन्होंने कहा था कि वो उसको निकाल देंगे, शायद महीना पूरा करके चला जाए। मैंने अपना सर झटका था और खामोशी से दोपहर का खाना बनाने में मगन हो गई, इस बात से बेखबर कि आज की रात मेरे लिए उस घर में आखिरी रात साबित होने वाली है। दोपहर का खाना वगैरह तैयार करके मैं वापस अपने कमरे में आकर बैठ गई। अभी बैठे हुए मुझे कुछ ही देर हुई थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला और ताई उनकी बेटी दोनों दाखिल हुए। मैं फौरन से अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो मुझे देखते ही बोली कि रात को मैंने खानदान वालों के लिए दावत रखी है, सोच रही हूँ सबको इकट्ठा कर लूँ। अब आराम करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। चलो चलो नीचे चलो और काम संभालो, जल्दी आना बाहर। वैसे भी खाना तो बाहर से ही आ रहा है, लेकिन सफाई वगैरह तो होगी। तुम भी कुछ ढंग का पहन लेना और उल्टी सीधी हरकतें करने से पहले 1000 बार सोचना। और हाँ, सूर्य भी आ रहा है। मैंने सोच लिया है कि अपनी बेटी का आज रिश्ता तय कर दूंगी। समझ रही हो ना मेरी बात? मेरे दिल में एकदम से चुभन महसूस हुई। सूर्य और मैं एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन हालात के मुताबिक मैं इस कंडीशन में नहीं थी कि अपने दिल का हाल किसी से बोल पाती। इसलिए सब्र के घूंट पीकर हाँ बोल गई। कुछ और चीजों का हुक्म देकर दोनों माँ बेटी चली गईं, जबकि मेरे दिल पर छुरियां चल रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक बार फिर से मुझे कमतर होने के एहसास ने तड़पा दिया था। कुछ लम्हे मैं वहीं पर बैठी हुई रोती रही और ऊपर वाले से फरियाद करने लगी कि ऐ ऊपर वाले, अगर तू मुझे ऐसे ही जिंदगी देना चाहता था तो मुझे इस दुनिया में तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए भेजा ही क्यों? मैं बहुत बेबस हूँ, तू मुझे उठा ले। मैं जिंदा यहाँ पर नहीं रहना चाहती। इससे अच्छा तो तू मुझे मौत ही दे दे। काफी देर तक मैं खुद को ही कोसती रही, बुरा भला कहती रही, अपनी मौत मांगती रही और फिर आखिर को रोते हुए कमरे से बाहर आ गई और खामोशी से लॉन साफ करने में लग गई। अभी मैं सोफे को खिसकाकर नीचे से झाड़ू लगा ही रही थी जब अचानक से प्रणव आया और मुझे देखते हुए बोला कि आपको नजर आ रहा है कि सोफा कितना भारी है। अगर आप उठाएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप हट जाइए, मैं उठा देता हूँ। उसकी बात सुनते ही मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं चीख पड़ी, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? घर वाले तुम्हारा मेरे साथ खड़ा होना भी पसंद नहीं कर रहे और तुम बिना वजह मुझ में घुसते रहते हो। दूर होकर खड़े हो। मैं अपने काम को खुद कर सकती हूँ, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। परेशान कर दिया है मुझे जब से आए हो। मेरी जिंदगी में मुश्किल ही बढ़ा रहे हो। जाओ यहाँ से। मेरे गुस्सा करने पर वो 2 कदम पीछे होकर खड़ा हो गया था, जबकि मैं अब रोते हुए सोफा हटाने लगी। पर सोफा इतना भारी था, मैं अकेले ये काम कर ही नहीं सकती थी। एक बार फिर से वो आगे बढ़ गया और बिना कुछ भी कहे सोफे को खिसका दिया। मैंने एक सख्त निगाह उसके वजूद पर डाली, लेकिन कुछ भी कहे बिना झाड़ू लगाना शुरू हो गई। मैं बिना वजह झगड़ा करके गलती नहीं करना चाहती थी। अभी सच में मुझे उसकी मदद की ज़रूरत थी। अकेले में उस बड़े लॉन की सफाई ही नहीं कर पाती। धीरे धीरे हम दोनों ने पूरा लॉन चमका दिया, लेकिन इस बीच में लगातार रोती रही थी। आखिरी बार झाड़ू लगाकर जैसे ही मैं किचन में जाने लगी तो फौरन से वो बोला कि अगर आप बुरा नहीं माने तो एक बात पूछूं। मैंने सख्त नज़रों से उसको देखा था, लेकिन कुछ भी कड़वी बात बोलने से मैं पीछे हट गई थी। अभी कुछ देर पहले उसने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी। वो बोला कि आप इतना रो क्यों रही हैं? कुछ हुआ है क्या? इसके सवाल पूछने पर अचानक से मुझे गुस्सा चढ़ गया और मैं उसको देखते हुए बोली कि तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं शोर करूं, मैं रोऊं या खामोश रहूं या मर जाऊं? तुम्हें आखिर मसला क्या है? क्यों मेरी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ा रहे हो? अभी तुम्हें कहा था ना कि मुझसे दूर रहो और इस घर के नौकर हो, नौकर बन के रहो। मेरे बाप बनने की ज़रूरत नहीं है। खबरदार, जो तुमने मुझसे अब दोबारा इस तरह से कोई भी पर्सनल सवाल पूछा, अब जाओ यहाँ से। ये कहते ही मैं किचन में आ गई और मैं इस पर गुस्सा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो इंसान मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से रहता था, हमेशा मेरी मदद करता। लेकिन जो हालात उसकी वजह से मेरे लिए पैदा हो रहे थे, उस वक्त मुझे जहर की तरह ही लग रहे थे। मैं किचन में खड़े हुए मीठा बनाने की तैयारी कर रही थी जब अचानक से ताई की बेटी अंदर दाखिल हुई और मुझे देखते हुए बोली, देखो रीना, मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने पलटकर देखा तो एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में नमी सी आई। वो गुलाबी रंग के कपड़ों को पहने हुए थी। वो कलर सूर्य को बहुत अच्छा लगता था। अक्सर वो मुझसे बातों ही बातों में इस कलर की फरमाइशें भी करता था कि मैं भी पहनूं, लेकिन मैंने आज तक इस फरमाइश को पूरा नहीं किया। मैं किसी को भी शक में नहीं डालना चाहती थी कि मेरे दिल में उसके लिए कुछ है।
हालांकि वो बहुत हिम्मत वाला था, लेकिन जब उसको मेरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, तो उसने मेरी ताई की बेटी को चुन लिया। मैंने सर हिलाकर सिर्फ इतना ही बोला कि हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो, ऊपर वाला तुम्हारा नसीब अच्छा करे, तुम्हारे दामन में खुशियाँ बिखेर दे। मेरी बात सुनकर वो बोली कि ये खुशियाँ तभी बिखरेंगी जब तुम मेरी ज़िंदगी से दूर रहोगी। अगर आज की दावत में तुम अपने कमरे से बाहर निकली, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस घर में तुम्हारा रहना मुश्किल कर दूंगी। सूर्य सिर्फ मेरा है। तुम्हारे दिमाग में जो ये ख्याल चलते हैं ना, इन ख्यालात को अपने तक ही रखना। तुम्हारी औकात सिर्फ प्रणव जैसे इंसान के साथ ही बनी हुई है। इस तक रहो। सूर्य के सामने आने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अब जाओ यहाँ से। कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी बनाने की। वो मीठे के सामान को देखते हुए काफ़ी नफरत से बोल रही थी, जबकि मैं बिना कुछ भी कहे रोते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरे ताई की बेटी इस बात को जानती है कि मैं सूर्य को पसंद करती हूँ। उसकी आदत में था कि जो चीज़ मैं पसंद कर लेती थी, वो उसको हासिल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश में लग जाती, और अब भी मेरी पसंद को अपना बनाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। इसी तरह वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। तकरीबन 2 घंटे के बाद नीचे से चहल पहल की आवाज़ आना शुरू हो गई, यानी मेहमान आना शुरू हो गए थे। मेरा दिल मचल रहा था कि मैं बस एक बार जाकर सूर्य को देख लूं, कमरे से बाहर जाकर सबसे मिलूं, लेकिन मजबूर थी। सच में अगर आज मैं कमरे से बाहर आ जाती, इस वक्त मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि मेहमान के सामने वो मुझे कुछ नहीं कहते। सब मुझे रहम की नज़रों से देखते थे, क्योंकि ना मेरे पापा थे और ना ही मेरी माँ। सारी प्रॉपर्टी भी ताया जी के नाम पर थी, इसीलिए सब बहुत प्यार से पेश आते थे। उन लोगों की मौजूदगी में मैं हमेशा ही खिल जाती थी, लेकिन अब मैं चारों तरफ से मजबूर थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन वो लोग अब नीचे मेरे बारे में बुराइयां पैदा कर रहे होंगे, मुझे इस बात का भी अच्छे से अंदाजा था। मैं चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। मुझे आराम करने की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अब आराम करने का सोचा, इस बात से बेखबर कि कितनी बड़ी साजिश मेरे खिलाफ की जा चुकी है। मैं चुपचाप बिस्तर पर आंखें बंद किए हुए लेट गई थी। वक्त और तेज़ी से गुजरने लगा। कुछ लम्हे बाद मुझे गर्मी का एहसास होने लगा। मैंने चेहरे से कंबल हटाया तो कमरे में बिल्कुल लाइट मौजूद नहीं थी। अंधेरा चारों तरफ से फैल गया था। मैं उठकर बैठी थी। मुझे कमरे के अंदर से किसी की सांसों की आवाज़ भी महसूस हो रही थी। मैं अभी कुछ कहती, उसी पल कमरे की लाइट ऑन हुई थी और कमरे का दरवाज़ा खुल गया। सब लोग अंदर दाखिल हुए। मैं अपनी जगह से उठ बैठी थी जब ताई जी वॉशरूम की तरफ इशारा करते हुए बोली कि अंदर ही है वो। मैं कह रही हूँ ना आप लोगों से, इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। देखिए ज़रा कितनी बेशर्म है। जब मैं फ़ौरन से बोली क्यों, क्या हुआ है, कि कौन है अंदर, मैं तो सो रही थी। मेरे चेहरे से भी मालूम हो रहा था कि मैं काफ़ी गहरी नींद से जागी हूँ। अभी कोई कुछ कहता, उसी पल वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था और प्रणव बाहर आया। हाथ में प्लास और टेस्टर वगैरह मौजूद था। वो फ़ौरन से बोला कि अंदर का बल्ब ठीक हो गया और मैंने बोर्ड को भी ठीक कर दिया। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बार बार अंदर की लाइट बंद नहीं होगी। वो कुछ और कहता, उसी पल ताया कमरे में दाखिल हुए थे। बिना उसको समझने का मौका दिए ही थप्पड़ उसके चेहरे पर मारना शुरू कर दिया और साथ ही साथ गालियां भी देने लगे कि तूने हमारे घर की इज्जत पर हाथ डाला है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जबकि मेरे बाकी के रिश्तेदार भी फौरन से वहां आ गए और मेरे ताया को दूर कर दिया। जब उनकी पत्नी मेरे पास आई और मेरा हाथ मरोड़ कर बोली कि तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया, मेहमानों की पीठ पीछे तुम ये सब कर रही हो। जब अचानक से मेरे ताया मुझे देखते हुए बोले, कब से चल रहा है ये सब, छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सच सच बताओ। मुझे पहले ही तुम दोनों पर शक हो गया था। इस आदमी को निकाल देना चाहिए था, लेकिन बस गलती हो गई। लेकिन आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें ये गंद मेरे घर में फैलाने का। आज तुम्हें इसी के साथ विदा करके अपने घर से बेदखल कर दूंगा। उनकी बात सुनकर मैं रोते हुए बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ। ये कमरे में कब आया, वॉशरूम में कब चला गया, मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं तो सो रही थी। मुझे तो आपकी बेटी ने वैसे भी कहा था कि तुम सूर्य के सामने नहीं आओगी। मैं कसम खाती हूँ, मैं जब से सो रही हूँ, मुझे नहीं पता ये कब आया। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का यकीन करिए। ये मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जब अचानक से मेरी ताई मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोली, खबरदार,
जो तुमने मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी कहा, वो तुम्हारी जैसी हरगिज नहीं है, समझी तुम? कहाँ तुम और कहाँ मेरी बेटी? तुम उसके पाँव की धूल के बराबर भी नहीं हो, समझ आई? ये कहते ही उन्होंने मुझे नफरत से पीछे की तरफ धकेल दिया था, जबकि ताया अब मेरी शादी करवाने के चक्कर में पड़ गए थे। मैंने नफरत भरी निगाहों से प्रणव को देखा, जो बिल्कुल खामोश सा सर झुकाए हुए खड़ा था। मुझे हैरानी भी हो रही थी कि ये जालिम इंसान कुछ बोल क्यों नहीं रहा, आखिर अपनी सफाई में लड़ क्यों नहीं रहा, यहाँ से चला क्यों नहीं जाता। और इसकी यही खामोशी मुझे बेचैन कर रही थी। कुछ ही देर में ताया और बाकी के मर्दों ने मिलकर यही फैसला किया कि मुझे उसके साथ शादी करके विदा कर दिया जाए। मैंने बहुत मना करने की कोशिश की कि ऐसा मत करिए, लेकिन मेरी एक बात भी नहीं सुनी गई। मारने की धमकियां देकर मुझे शादी के मंडप में बिठा दिया गया। जल्दी जल्दी में मेरी शादी प्रणव से करवा दी गई। मैं बुरी तरह से रोने लगी थी और मैंने रोते हुए कहा कि मेरा यकीन करिए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जब अचानक से वो दहाड़ने लगे, मेरे सामने सफाइयां पेश करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप इस घर से दफा हो जाओ अपने पति के साथ, जिसके साथ तुमने इश्क लड़ाया है। तुमने मेरी इज्जत तार तार कर दी। हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची। जबकि उनकी बात सुनकर मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी। प्रणव भी सर झुकाए हुए खड़ा था। हमारी शादी हो गई थी, पर शादी के बाद न कोई मुबारकबाद दी गई और न ही गले मिले। बस ताया गुस्से से बोले कि इस मनहूस को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। इस घर में इस लड़की की अब कोई जगह नहीं है। मेरे रोने के बावजूद उन लोगों ने मुझे माफ नहीं किया और न ही मेरी सफाइयों को कोई अहमियत दी थी। बस एक अजनबी के साथ मुझे रवाना कर दिया। मैं बिल्कुल सुन्न होकर ताया के घर से निकली। ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने मेरी सांसें रोक दी हों। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मेरे अपने घर वालों ने मुझसे ताल्लुक तोड़ लिए। मेरी सफाई को अहमियत नहीं दी गई। मैं जानती थी कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश है। सूर्य मुझसे शादी करना चाहता था। वो मेरी ताई की बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। यही वजह थी कि ताई और उनकी बेटी ने मिलकर पूरा ये प्लान बनाया और उसको मेरे कमरे में बहाने से भेजकर लाइट बंद कर दी और इस चीज़ को मौका बनाकर मुझे बदनाम कर दिया। अब मैं अपने लोगों की हकीकत को भी जानती थी। मैं बस खामोशी से उस नौकर के साथ सड़क पर चलती ही जा रही थी। हम कहाँ पर जाने वाले थे, हम कहाँ पर रहने वाले थे, क्या खाएंगे, कुछ भी नहीं पता था। प्रणव जब ताया के पास नौकरी लेने के लिए आया था, उसने यही बोला था कि उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, न माँ बाप न भाई बहन। वो एक अनाथ है, न सर पर छत है और न ही खाने के लिए जेब में पैसे। वो उसको पैरों की जूती बनाकर भी रखेंगे तो उसको मंजूर होगा। यही वजह थी कि अब मैं परेशान हो रही थी कि अब तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, लेकिन हालात में कोई भी सुधार नहीं आएगा। अभी हम कुछ कदम ही चले थे जब एक गाड़ी आकर हमारे सामने रुक गई। मैंने परेशान होकर प्रणव को देखा। मैं कुछ कहती उससे पहले ही वो बोला कि मैंने एक कैब बुक की है, अभी होटल चलते हैं, फिलहाल वहीं रात ठहर जाएंगे। मैं कुछ कहती उससे पहले ही वो गाड़ी में बैठ चुका था, इसलिए मैं भी खामोशी से बैठ गई। मैं थोड़ा सा हैरान भी थी कि इसने गाड़ी कैसे बुक की। उसको देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वो पढ़ा लिखा है और उसके पास बड़ा सा मोबाइल है। फिलहाल मैंने चुप रहने में ही बेहतरी समझी, क्योंकि अब सारी जिंदगी मुझे इस इंसान के साथ ही गुजारनी थी। वो मुझे सूखी रोटी खिलाए, झोपड़ी में रखे, वही मेरा सब कुछ होगा। गाड़ी किस तरफ जा रही थी मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अब एक चीज़ मुझे बहुत हैरान कर रही थी। जब से हमारी शादी हुई थी, प्रणव का अंदाज काफ़ी बदला बदला सा लग रहा था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये इंसान कौन है। एक लंबे सफ़र के बाद गाड़ी एक आलीशान से होटल में दाखिल हुई। मैं हैरान होकर चारों तरफ नज़र घुमाने लगी कि आखिर ये इंसान मुझे कहाँ पर लाया है। गाड़ी पार्किंग एरिया में रुकी तो वो खामोशी से उतर गया। मैं भी उसके साथ ही उतर गई थी और उसको देखते हुए घबराए हुए जब मैं बोली कि तुम पागल हो गए हो, कहाँ पर ले आए हो? यहाँ के किराए के पैसे भी हैं तुम्हारे पास? एक रात के लिए यहाँ 50,000 से भी ज्यादा होगा। बहुत आलीशान होटल है ये। मेरी बात सुनकर वो एकदम से बोला कि आप खामोश रहिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप बस मेरे पीछे आ जाइए। ये कहते ही वो आगे बढ़ गया था, जबकि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि ये इंसान आज हमारी बहुत बेइज्जती करवाने वाला था। इस बात का अंदाज़ा मुझे उसके अंदाज देखकर ही समझ आ गया था। मेरे हाथ पांव फूल रहे थे। वो जैसे ही होटल के लॉबी में दाखिल हुआ, फौरन से ही मैनेजर फूलों का गुलदस्ता लिए हुए हमारी तरफ आया।
जबकि दाएं तरफ से एक पूरा स्टाफ हमारे आसपास आकर खड़ा हो गया था। मैं बेयकीनी से कुछ लोगों को देख रही थी। मैनेजर ने आगे बढ़कर प्रणव के हाथ में गुलदस्ता दिया और बकायदा झुककर बोला कि बहुत बहुत मुबारक हो आपको शादी की। हम जो अरेंज कर सकते थे सर हमने किया है, आप आ जाइए। जैसे ही वो एक तरफ हुआ, पूरा स्टाफ भी उसी की तरह इज्जत से झुका हुआ था। जबकि मैं हैरान होकर प्रणव को देख रही थी कि ये कौन है, क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जबकि वो मेरी तरफ देखते हुए बोला कि आप 10 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ। ये कहते ही वो मैनेजर के साथ एक तरफ खड़े होकर न जाने क्या बात करने लगा कि मैनेजर फौरन से ही सर हिला रहा था और जिस अंदाज में वो बात कर रहे थे उसके अंदाज सब बता रहा था कि वो प्रणव नहीं बल्कि सच में कोई बहुत बड़ा आदमी है। वो कोई मामूली हस्ती नहीं। कुछ लम्हे बाद वो मेरे पास आया और मुझे देखते हुए बोला कि आज रात हम यहीं पर ठहरेंगे और फिर सुबह मेरे घर जाएंगे। आप आ जाइए। मैं एकदम से उसका हाथ पकड़कर बोली, कौन हो तुम? सच सच बताओ तुम प्रणव नहीं हो? तुम कौन हो? पर तुम यहाँ पर कैसे आए? मतलब तुम यहाँ के मालिक हो? मैं कुछ कहती उससे पहले ही मैनेजर मेरे पास आया और मुझे देखते हुए बोला कि जी सर यहाँ के मालिक हैं। और आप परेशान क्यों हो रही हैं मैडम? हमने आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कमरा तैयार करवाया है, आप दोनों आ जाइए। जबकि मैं बेयकीनी से प्रणव को देख रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पर आ गई हूँ। सब एक सपने के जैसा लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो मुझे लिए हुए सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ गया था। हम दोनों अंदर दाखिल हुए तो मैनेजर हमारे फ्लोर का बटन दबाकर एक तरफ खड़ा हो गया। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि मैं अपनी हालत नहीं समझ पा रही थी। कुछ लम्हे के बाद लिफ्ट रुकी और वो मुझे लिए हुए बाहर आया। मैं अभी अजीब सी हालत में थी। ये इंसान मुझे अजीब पहलुओं में उलझाए ही जा रहा था। वो लोग मुझे लिए 203 नंबर के कमरे के पास आए और दरवाज़ा खोलकर मैनेजर बोला कि आप लोग आराम कीजिए। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो सर, आप एक कॉल कर दीजिएगा। 5 मिनट में हाजिर हो जाएंगे। ये कहते ही वो चला गया और जबकि मैं धड़कते हुए दिल के साथ कमरे के अंदर दाखिल हुई, पर अगला लम्हा हैरान कर देने वाला था। इतना हसीन कमरा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैं तो सिर्फ अपने छोटे से कमरे को ही देखती रही थी। 5 साल के बाद जब से मैंने होश संभाला था, वो छोटा सा कमरा ही मेरी पूरी दुनिया था। लेकिन मैं जानती ही नहीं थी कि जिंदगी मुझे ऐसे कमरे में भी लाकर खड़ा कर देगी। मैं कुछ कहती उससे पहले ही वो बोला कि आपको ये कमरा पसंद नहीं आया, पर उम्मीद करता हूँ आपको मेरे घर का कमरा ज़रूर पसंद आ जाएगा। आज की रात बस आप एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि हमारे घर का सफ़र थोड़ा लंबा है। आपको परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि आपकी तबीयत भी ख़राब है। वो और कुछ कहता उससे पहले ही मैं उसको देखते हुए बोली कि मुझे सच-सच बताओ प्रणव, तुम कौन हो? तुम एक मामूली नौकर तो नहीं हो। वो मैनेजर बोल रहा था कि ये होटल तुम्हारा है। तुम आखिर क्या चाह रहे हो? कुछ बताओगे भी? मेरी बात सुनकर वो कुछ देर खामोश रहा और फिर मुझे देखते हुए बोला कि अच्छा, अब बिस्तर पर बैठिए, मैं आपको सब कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये कहकर वो एक टेबल की तरफ चला गया, जबकि मैं खामोशी से बैठ गई। कुछ लम्हे के बाद वो एक डायरी लिए हुए मेरे पास आया और मेरे दाएं तरफ बैठकर उसने डायरी खोली थी। पहले ही पेपर पर मेरे पापा की तस्वीर मौजूद थी और उसके साथ ही एक अजनबी इंसान भी मौजूद था। वो मुझे देखते हुए बोला कि तुम्हारे पापा मेरे पापा के बहुत बहुत अच्छे दोस्त थे। बचपन में ही उन्होंने तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ तय कर दिया था। उस वक्त मैं 10 साल का था और तुम सिर्फ 2 साल की। फिर इत्तेफाकी तौर पर तुम्हारे पापा इस दुनिया से विदा हो गए, पर मेरे पापा अपने वादे से पीछे नहीं हटे। उन्होंने तुम्हारे ताया से कांटेक्ट किया था, पर उन्होंने कोई खास रेस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरी दिलचस्पी तुम में बढ़ने लगी थी। एक छोटे बच्चे के दिमाग में जब एक बात बैठाई जाती है कि तुम्हारी होने वाली पत्नी यही है, तो कोई भी इंसान हो, उसके दिल में जज्बात आ ही जाते हैं। मैं भी तुमसे प्यार करने लगा था, लेकिन जब पापा ने मुझे बताया कि तुम मुझे नहीं मिल सकती, मेरे दिमाग पर सिर्फ एक बात ही सवार हो गई थी। मुझे तुम तक पहुंचना है और किसी भी कीमत पर तुम्हें हासिल करना है। इसलिए मैं नौकर बनकर तुम्हारे ताया के दरवाजे पर पहुंचना चाहता था। हालांकि मैं अमेरिका से पढ़कर आया हूँ, वहाँ की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, लेकिन प्यार इंसान को ऐसे ही बना देता है। तुम्हारे ताया को जब पता चला कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं ज़्यादा सैलरी भी नहीं लूँगा, तो उन्होंने मुझे तुम्हारे घर के कामों के लिए रख लिया। मेरा इरादा वहाँ रहकर तुम्हारा दिल जीतने का था,
लेकिन जब मैंने वहाँ तुम्हारे साथ उन लोगों का व्यवहार ऐसा देखा, मेरा दिल बहुत ज़्यादा अजीब हो गया था। मैं चाहकर भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ पा रहा था। इतने बड़े होटल का मालिक, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक, लेकिन तुम्हारे आगे बेबस हो गया। इसलिए तुम्हारे लिए बर्तन भी धो रहा था, गैराज भी साफ कर रहा था, उन लोगों के थप्पड़ भी बर्दाश्त कर रहा था। आज सुबह से ही तुम्हारी ताई जी का व्यवहार मेरे साथ बहुत अलग था। मुझे समझ आ गया कि वो कुछ न कुछ करना चाहती हैं, इसलिए मैं भी पूरी तैयारी से था। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो औरत तुम्हें इस तरह से बदनाम करेगी। पर कहते हैं ना कि जब इंसान की जेब में पैसा हो तो वो सब कुछ कर सकता है। कल ही सुबह तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी सच्चाई का पता चल जाएगा और तुम्हारा दामन साफ हो जाएगा। पर हाँ, मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें एक सुकून भरी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। मुझे ये भी पता है कि तुम सूर्य को पसंद करती हो, पर देखो, जो इंसान तुम्हारे लिए ऐसी परेशानी में खड़ा नहीं हो सकता, वो तुम्हें कभी खुश भी नहीं रख सकता। उसकी बात सुनकर मैं बहुत रोने लगी। ये बात सुनकर कि ये बात सच थी, मुझे उम्मीद थी कि सूर्य मेरे लिए खड़ा होगा, मेरी साइड से बोलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बिल्कुल खामोश खड़े होकर तमाशा देख रहा था। मैंने प्रणव को मना कर दिया था कि तुम कुछ भी उन लोगों को नहीं बताओगे। जिन लोगों ने सारी जिंदगी मुझे तकलीफ पहुंचाई, मैं उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती। मैं बस अब सुकून की जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। और जैसा मैंने बोला था वैसा ही हुआ। अगले दिन ही वो मुझे अपने बंगले पर लेकर गया। उसके पापा, उसकी मम्मी, उसके बहन, सबने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, बेटियों की तरह मान देते हैं। मुझे मेरे सब्र का सिला मिल गया। माँ बाप के फैसले कभी भी गलत नहीं होते। हाँ, कुछ फैसले इंसान को मुश्किल में डाल देते हैं, लेकिन माँ बाप का किया गया हर फैसला ही ठीक होता है। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि किस्मत जब करवट लेती है तो इंसान को वहीं पहुंचा देती है जहां उसकी असली जगह होती है। मैं प्रणव के साथ उस बड़े से बंगले में दाखिल हुई तो दिल अजीब सी तेजी से धड़क रहा था। इतने बड़े घर में मैंने खुद को कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तो हमेशा लगता था कि मेरी दुनिया सिर्फ उसी छोटे कमरे तक ही सीमित रहेगी जहां मैं हर रात रोते रोते सो जाती थी। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, एक बेहद खूबसूरत औरत, प्रणव की माँ, हमारी तरफ आई। उनके चेहरे पर इतनी नरमी और मोहब्बत थी कि मुझे पहली बार अपनापन जैसा शब्द समझ आया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और प्यार से बोली कि शुक्र है तुम घर आ गई बेटी, अब चिंता की कोई बात नहीं। मैं बस उन्हें देखती रह गई। मैं वही लड़की थी जो कल तक नौकरानी की तरह गुस्से में खड़ी रहती थी, जिसकी कोई बात नहीं सुनता था, और आज किसी माँ ने मुझे बेटी कहा था। प्रणव ने मेरा बैग एक तरफ रखा और मुझे रिलैक्स होने का इशारा किया। मैं इतनी उलझन में थी कि कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ था। बदनामी, शादी, घर छोड़ना और फिर ये नई जिंदगी, जैसे किसी ने अचानक से मुझे एक दूसरी दुनिया में डाल दिया हो। घर में प्रणव की छोटी बहन रिद्धिमा आई। वो बहुत ही प्यारी थी। आते ही उसने मुझे गले से लगा लिया और बोली, भाभी, आप चिंता मत कीजिए, भाई बहुत अच्छे हैं, वो आपको हमेशा खुश रखेंगे। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। कोई अनजान लड़की मुझे इतना मान दे रही थी, जबकि मेरे अपने घर वालों ने मुझे धुतकार दिया था। उस शाम मैं अपने कमरे में बैठी थी। कमरा इतना बड़ा और खूबसूरत था कि मुझे खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा था। दीवारों पर हल्की लाइट्स, मुलायम कंबल, बड़ा सा शीशा और खिड़की से आती ठंडी हवा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी फिल्म के कमरे में बैठी हूँ। डर अभी भी था, लेकिन सुकून भी महसूस हो रहा था। रात को प्रणव कमरे में आया। उसकी चाल में अब वो नौकर वाली झिड़क नहीं थी, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। मैंने बिना सोचे कहा कि ये सब मेरा नहीं है, मैं बस डर रही हूँ। वो मुस्कुराया और बोला, किसने कहा कि ये सब तुम्हारा नहीं है? ये घर और ये जिंदगी सब तुम्हारा है। तुम चाहो तो इसे अपना घर बना सकती हो। यहाँ कोई तुम्हें ताने नहीं देगा। उसके शब्दों ने मुझे तोड़ भी दिया और जोड़ भी दिया। मैं जोर से रोने लगी। इतने दिनों का दर्द, अपमान और अकेलापन बाहर निकलने लगा। प्रणव चुप खड़ा रहा और मुझे रोने दिया। शायद वो समझता था कि ये रोना जरूरी है। फिर उसने धीरे से मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, अब सब ठीक होगा। उस पल मुझे लगा कि शायद सच में अब सब कुछ ठीक हो सकता है। अगले कुछ दिनों में जिंदगी बदलने लगी। सुबह उठते ही माँ मेरे लिए नाश्ता बनाती। वो मेरी पसंद नापसंद पूछती कि बेटा, तुम्हें चाय पसंद है या कॉफ़ी? क्या खाना अच्छा लगता है मेरी बहू को? क्या पहनना पसंद है? उनके हर सवाल में बेहद प्यार झलकता था।
शायद बचपन में भी मुझसे किसी ने ऐसे पूछकर मुझे कभी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। सुबह प्रणव जब ऑफिस जाता, लेकिन जाने से पहले हमेशा पूछता कि कुछ चाहिए क्या तुम्हें? तुम ठीक हो ना, रीना? और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरी सच्ची फिक्र करता है। धीरे धीरे मुझे प्रणव की दुनिया समझ आने लगी। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके पास कई होटल और कंपनियां थीं, लेकिन दिल उतना ही सादा और नरम था। मैं सोचती कि इतना बड़ा आदमी नौकर बनकर मेरे पास क्यों आया होगा। फिर याद आता कि वो सिर्फ मेरी वजह से आया था। एक शाम हम दोनों छत पर बैठे थे। हवा हल्की हल्की चल रही थी। मैं चुप थी और वो मेरी चुप्पी को समझ रहा था। उसने कहा, तुम चाहो तो हमारी शादी को कुछ समय तक सिर्फ नाम की शादी रहने दो। जब तुम्हें लगे कि तुम मुझे पति मानने के लिए तैयार हो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। मैं किसी भी बात की जल्दी नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर दिल में गर्माहट फैल गई। कौन सा ऐसा इंसान होता है जिसे दुनिया मिल सकती हो, लेकिन वो एक टूटी हुई लड़की के ठीक होने का इंतजार करता है। मैंने पहली बार उसे महसूस किया। वो प्रणव जो अनाथ था, जो मेरे लिए अपने घर से दूर नौकर बनकर गया, जिसने मेरी बदनाम शादी की हर बात सह ली और मुझे एक बार भी ताना नहीं दिया। ऐसा इंसान किस्मत से ही मिलता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। मैं हौले हौले मुस्कुराना सीख रही थी। रिद्धिमा मुझे अपने साथ ले जाती घुमाने, ताकि मेरा मूड फ्रेश हो, और माँ मेरे लिए नई साड़ियाँ लाती। पापा भी मुझे अपनी बेटी की तरह मानने लगे थे। एक दिन उन्होंने कहा कि बेटी, जब तक तुम घर में हो, ये घर पूरा है। तुम आई हो तो खुशी आई है। घर में बहुत रौनक छा गई है। मेरी आंखें भर आईं। ये लोग इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? लेकिन खुशी के साथ अक्सर कुछ पुराने जख्म भी खुलते हैं। एक दिन फोन आया, जो नंबर ताई ताया के घर का था। ये देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। फोन उठाया तो ताई चीखते हुए बोली कि तुमने बहुत जाल बिछाया है। हमें धमकियां आ रही हैं। तुमने उस नौकर को भेजा था हमें डराने के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं कांप गई। मैंने कुछ नहीं किया। प्रणव ने शायद। ताई बोली, बहुत ऊंची उड़ान भर रही हो। याद रखना, तुम जहां भी जाओगी लोग तुम्हें नौकरानी ही समझेंगे, कोई मालकिन नहीं। उनकी बात से मेरा दिल टूट गया। मैं रोने लगी। उसी समय प्रणव आ गया। उसने मेरे हाथ से फोन लिया और ताई जी से कहा, अब से कभी भी मेरी पत्नी को फोन मत कीजिएगा। जो बदनामी आपने उसे दी है, उसका जवाब कल मिलेगा। मैं हड़बड़ाई कि तुमने क्या किया? लोग क्या कहेंगे? वो बोला, समाज वहीं तक पीछा करता है जहां तक हम उसे करने देते हैं। तुम क्यों डर रही हो रीना? तुमने कुछ गलत नहीं किया। उस रात उसने पहली बार मेरा हाथ पकड़ा। मुझे पहली बार लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। अगली सुबह टीवी पर खबर चल रही थी कि होटल के मालिक प्रणव सिंह ने कर्मचारियों पर लगाए फर्जी आरोपों पर केस किया। ताई और ताया का चेहरा दिख रहा था। उनकी साजिश सबके सामने आ चुकी थी। सूर्य कैमरे के सामने खड़ा था। उसने कहा कि मुझे पता था सब गलत है, पर मैं डर गया था। मैंने टीवी बंद कर दिया। मन में राहत उतरी। प्रणव ने सिर्फ सच बाहर लाया था, बदला नहीं। उस रात मैं प्रणव को बालकनी में खड़ा देख रही थी। वो शांत था, जैसे उसे पता था कि आज मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ा। उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं नहीं जानती कि मैं तुमसे कब प्यार करूंगी, लेकिन इतना जानती हूँ कि अब मैं तुम्हारे साथ ईमानदारी से रहना चाहती हूँ। उसके चेहरे पर जो मुस्कान आई, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो बोला कि बस इतना ही काफ़ी है, प्यार अपने समय पर आ जाएगा। और उस रात मुझे पहली बार लगा कि मैं सच में अपने घर पर हूँ। और उस पल मुझे समझ आया कि जिंदगी कितनी भी घूम फिर कर ले, लेकिन आखिर लौटकर वहीं आती है जहां हमें असल में होना चाहिए। मैं आंगन में बैठकर धीरे से हवा को महसूस कर रही थी और मन में एक अजीब सी राहत उतर रही थी, जैसे कोई बोझ जो बरसों से दबा हुआ था आखिरकार हल्का हो गया हो। अब किसी से लड़ाई नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई दर्द नहीं, बस एक शांत सा अपनापन जो मुझे खुद की ओर वापस खींच रहा था। मैं पहली बार अपने अंदर की आवाज़ साफ सुन पा रही थी, और वो कह रही थी कि अब डरने की कोई वजह नहीं, अब छुपने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम बिल्कुल वही हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए। और शायद यही असली सुकून होता है, जब इंसान आखिरकार खुद को अपना ले और दुनिया की हर भागदौड़ एक पल के लिए थम जाए। मैं उठकर कमरे की ओर चली तो लगा जैसे पूरी दुनिया हल्की हो गई और मेरा दिल पहली बार सच में मुस्कुरा रहा है। कभी कभी जिंदगी हम ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां हमें लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, सब टूट गया, सब खत्म हो गया। लेकिन सच तो ये है कि टूटने के बाद ही इंसान अपनी असली ताकत पहचानता है। जब सब साथ छोड़ देते हैं,
तभी पता चलता है कि हमारा सबसे बड़ा सहारा हम खुद होते हैं। और जब हम दूसरों को खुश करने की कोशिश छोड़कर खुद को समझना शुरू करते हैं, तभी हमें सुकून मिलता है। इंसान हमेशा भागता रहता है, कभी रिश्तों के पीछे, कभी उम्मीदों के पीछे, कभी किसी के दिए हुए दर्द से दूर भागते हुए और कभी अपने ही डर से छिपते हुए। लेकिन असली जीत तब होती है जब वो भागना छोड़कर एक जगह रुक जाए और खुद से पूछे कि आखिर मैं चाहता क्या हूँ। उसी पल उसकी जिंदगी की दिशा बदल जाती है, क्योंकि सुकून बाहर से नहीं मिलता, ये हमारे अंदर से निकलता है। जब हम खुद को माफ कर देते हैं, जब हम दूसरों की बातों को दिल से निकाल देते हैं, जब हम अपने घाव को कमजोरी नहीं बल्कि सबक की तरह देखने लगते हैं, और जब हम मान लेते हैं कि हर चीज का एक सही समय होता है और जो हमारे लिए लिखा गया है वो कभी हमसे दूर नहीं जा सकता। जिंदगी की सबसे बड़ी सीख यही है कि कोई भी दर्द हमेशा के लिए नहीं रहता और कोई भी अंधेरा ऐसा नहीं जिसे रोशनी जीत न सके। बस इंसान को थोड़ी हिम्मत, थोड़ी उम्मीद और अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ता है। अगर दिल में शांति हो तो दुनिया के तूफान भी हमें हिला नहीं सकते, और अगर दिल चैन से नहीं हो तो दुनिया की सारी खुशियां भी हमें सुकून नहीं दे सकती। इसलिए ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी यही है कि इंसान खुद से दोस्ती कर ले, खुद को समझे और सबसे बढ़कर खुद को प्यार करना सीख ले। क्योंकि जब इंसान खुद को अपना लेता है, तभी उसे दुनिया की हर चीज़ हल्की लगने लगती है और तभी वो सच में मुस्कुराना शुरू करता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।